देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9। पहले बात भारत चीन टकराव की। चालबाज चीन के साथ तनाव को कम करने के लिए अब भारत और चीन के बीच हर हफ्ते बातचीत करने का फैसला हुआ है। एक तरफ बातचीत की रणनीति पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ चीन अपना असली चेहरा दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। चीन भारत को अमेरिका का जो साथ मिला है उससे बौखलाया हुआ है। चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीन का सामान देश लाने के लिए क्यों लिखी वित्त मंत्रालय को चिट्ठी, और बॉर्डर की रक्षा के लिए भारत सरकार का नया कदम क्या होगा। भारत चीन तनातनी से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव में। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर अब भारत और चीन हर हफ्ते बातचीत करेंगे। सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के मसले पर चर्चा के लिए WMCC की बैठक हर हफ्ते होगी। इस वार्ता में भारतीय पक्ष से विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों समेत कई मंत्रियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एलएसी विवाद पर अमेरिकी समर्थन से चीन बौखलाया हुआ है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि भारत को अमेरिकी समर्थन की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चीन की सेना पूरी तरह से तैयार है और वो एलएसी, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के सभी मोर्चों पर बचाव करने में सक्षम है। एलएसी पर भारत के साथ तनाव के बीच चीन लगातार ताकत को लेकर प्रोपेगेंडा चलाता रहा है। अब चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, राइफल और पिस्टल के साइज को छोटा कर दिया है। इन हथियारों की तकनीकी क्षमताओं को हाल ही में पहली बार एक एग्जीबिशन में दिखाया गया। कहा जा रहा है कि चीन के छोटे कद के सैनिकों के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करना आसान होगा। सीमा पर दुस्साहस करने वाले देशों से सख्ती से निपटने और अपनी सेना की मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीमा पर सड़क बनाने के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सीमा पर सड़क निर्माण के लिए 1691 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 1351 करोड़ की लागत से जम्मू कश्मीर से लगे सीमा पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर अटके चीनी कंसाइनमेंट को लेकर केंद्रीय परिवहन और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है। गडकरी ने कहा कि कंसाइनमेंट रुकने से भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, न कि चीन को। गडकरी ने पोर्ट पर अटके कंसाइनमेंट को जल्द क्लियर करने का आग्रह किया है। बिहार सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप रखने वाले उन 2 कॉन्ट्रैक्टर्स का टेंडर कैंसिल कर दिया है। इन कंपनियों को पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नया पुल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार के सड़क निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया है कि पुल बनाने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर्स की चीनी कंपनियों के साथ साझेदारी थी। लद्दाख सीमा पर चीन की बढ़ती गुस्ताखियों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। एलएसी पर चीन के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं, जिसे देखते हुए जमीन से हवा में मार करने वाले एडवांस एयर मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें आकाश मिसाइल शामिल है, जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। जल्द ही भारत को रूस की ओर से S-400 एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारत को इजराइल का साथ मिला है। भारत को इजराइल से जल्द ही बराक 8 मिसाइल सिस्टम मिलेगा। दोनों देशों के बीच साल 2018 में 5,687 करोड़ रुपए की मिसाइल डील हुई थी। बराक 8 लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम को नेवी के 7 जहाजों पर तैनात किया जाएगा, जबकि इसका जमीनी एयर लॉन्च वर्जन चीन से लगी सीमा पर तैनात होगा। चीन से तनाव की खबरों के बीच भारत और जापान की नौसेना ने जॉइंट एक्सरसाइज की है। हिंद महासागर में भारत जापान के जंगी बेड़ों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो खुद जापान मैरीटाइम की सिल्क डिफेंस फोर्स ने जारी की हैं। JMSDF ने बताया है कि हिंद महासागर में हुई ट्रेनिंग में भारतीय नौसेना के INS पुलिस और INS राणा शामिल थे। इस युद्धाभ्यास को भारत जापान की तरफ से चीन को सख्त चेतावनी माना जा रहा है। और अब नजर देश की उन खबरों पर जिन्हें जानना है बेहद जरूरी। देश में आज कितनी बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, कहां पुलिस कस्टडी में हुई पिता बेटे की मौत की होगी CBI जांच, और घाटी में आतंकियों पर सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकवादियों के पास से AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। मारे गए आतंकवादियों में से 2 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे, जबकि एक हिजबुल का डोडा जिले का कमांडर मसूद है, जिस पर रेप का भी आरोप है। मसूद डोडा में हिजबुल का आखिरी आतंकी माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से हताश आतंकवादियों के आकाओं ने नई साजिश रचनी शुरू कर दी है। घाटी में घुसपैठ कराने के लिए आतंकी नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं। पहली बार द्रास में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों को लॉन्च पैड मिले हैं। यहाँ से हिजबुल के 16 और आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हैं। सुरक्षा बल आतंकवादियों की नई चाल को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच घाटी में LPG के स्टॉक के साथ साथ गांदरबल में स्कूलों को खाली करने की खबर है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार के आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहे हैं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले की जांच अब CBI करेगी। CM पलानीस्वामी ने कहा कि पिता पुत्र की मौत पुलिस हिरासत में हुई है, इसलिए इस मामले की जांच CBI से कराने का फैसला किया गया है। पुलिस हिरासत में पिता पुत्र की मौत के मामले में अब तक 4 पुलिस वालों को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस हिरासत में P जयराज और बेनिक्स की मौत हुई थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। किराए के मकान में रहने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तराखंड के मसूरी के किराएदार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे को मकान किराए पर देने को वजह बताकर पहले से रह रहे ऐसे किराएदार के परिवार को नहीं हटाया जा सकता जिसके परिवार के उस मुखिया की मौत हो गई हो जिसके नाम पर घर किराए पर लिया गया था। देश में लगातार 22वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम में 5 पैसे और डीजल के दाम में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले 22 दिनों में पेट्रोल और डीजल करीब 11 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में CBI की विशेष कोर्ट में जज के सामने आज उमा भारती की पेशी होगी। CBI की विशेष कोर्ट गवाही दर्ज करवा सकती है। इसके अलावा पहले LK आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज होनी थी, लेकिन अब कोर्ट के सामने सभी आरोपियों को पेश होना होगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की अनुपस्थिति पर मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने लालजी टंडन की अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्य का निर्वहन करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 85 वर्षीय टंडन का 11 जून से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शशि थरूर ने अनुपम खेर के 2012 में किए गए एक ट्वीट को रीट्वीट कर एक नया बवाल मचा दिया है। दरअसल 2012 में अनुपम खेर ने ट्वीट किया था कि एक देशभक्त को अपनी सरकार के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए थरूर ने कहा, देशभक्ति आपके देश में हर समय और आपकी सरकार का समर्थन करती है। इस पर अनुपम खेर ने शशि थरूर को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, यह न केवल आपकी बेरोजगारी और दिमागी कंगाली का प्रमाण है, बल्कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं इसका भी सबूत है। और अब देखते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़ी बड़ी खबरें। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहां लगा 14 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन, कहां अस्पताल में मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया गया और देश में पिछले 24 घंटों में कितनी बढ़ी मरीजों की तादाद। इन खबरों के साथ कोविड-19 की 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना में। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,459 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 380 लोगों की मौत हो चुकी है। 19,000 नए मामलों के साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5,48,000 से ज्यादा हो गया है और मृतकों की संख्या 16,475 हो गई है। 2,10,120 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 3,21,723 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। हैदराबाद से कोरोना पॉजिटिव का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मरने से पहले कोरोना संक्रमित ने सेल्फी वीडियो में डॉक्टर्स की लापरवाही का खुलासा किया है। हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल में भर्ती रवि कुमार ने पिता को सेल्फी वीडियो भेजा है, जिसमें उसने अपना दर्द बयां किया है। पापा, मैं मर रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। पिछले 3 घंटों से डॉक्टर से वेंटिलेटर पर रखने के लिए कह रहा हूँ, पर कोई नहीं सुन रहा। असम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से गुवाहाटी में अगले 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। गुवाहाटी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, इमरजेंसी सेवा से जुड़ी इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती नजर आ रही हैं। बिना जरूरत के बाहर निकलने वालों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। असम में कोरोना के 7,500 मामले सामने आ चुके हैं।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कार्ति वेलायुयम नाम के इंजीनियर ने एक ऐसा मोबाइल रोबोट ऐप तैयार किया है जिसे कोरोना टेस्ट करना ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। इस मोबाइल रोबोट ऐप से कोरोना टेस्ट के लिए स्वैब लेने के लिए किसी मेडिकल स्टाफ को मरीज के पास आने की जरूरत नहीं होगी। इस रोबोट ऐप से मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने का भी खतरा नहीं होगा। गुजरात में भी तेजी से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में एक दिन में 624 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस तरह अब ये आंकड़ा 31,397 पर पहुंच गया है। अकेले अहमदाबाद में 20,480 केस हैं। गुजरात में एक दिन में 19 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा अब 1,809 पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में तमिलनाडु देश का तीसरा राज्य बन गया है। यहाँ मरने वालों की संख्या 1,079 हो गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,713 मरीज मिले हैं। इस तरह अब राज्य में कोरोना के 78,940 मरीज हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 53,000 से ज्यादा केस हैं। पश्चिम बंगाल में मरीजों की संख्या 17,271 पर पहुंच गई है। कोलकाता में 5,573, नॉर्थ 24 परगना में 2,670 और हावड़ा में 2,559 केस हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में अभी तक इस बीमारी से 639 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक दिन में 221 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस तरह अब ये आंकड़ा 13,186 पर पहुँच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 557 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हो गए हैं। दुनिया भर में अब तक 1,02,25,651 केस हैं। एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना का पहला मामला पिछले साल 31 दिसंबर को सामने आया। इसके 3 महीने के अंदर ही 200 से ज्यादा देशों की लगभग पूरी आबादी वायरस की चपेट में आई, जबकि इस बीमारी से 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के कहर को देखते हुए उन जगहों को फिर से बंद किया जा रहा है जिन्हें अभी हाल ही में खोला गया था। टेक्सास और फ्लोरिडा में बार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों राज्यों में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से बढ़ोतरी दिखाई दी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 26,30,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 के पार है। और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लगाए आरोपों का कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी को कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ इल्जाम लगाने का बहुत समय मिल जाता है, लेकिन असलियत कैसे छुपाएंगे आप? चीनी कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में सैकड़ों करोड़ों का चंदा कैसे डाला, देश ये जानना चाहता है। आगे देखिए, दिल्ली की 3 जेलों में क्यों खौफ में है कैदी। दिल्ली एनसीआर की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। केंद्रीय कानून मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चीन की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से पैसा लिया है। आखिर चीन से पैसा लेने की क्या जरूरत थी? बीजेपी की चंडीगढ़ जनसंवाद वर्चुअल रैली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पर चीन के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,889 नए मामले सामने आए और इस दौरान 65 लोगों की जान चली गई। घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने का काम 6 जुलाई तक चलेगा, जबकि कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के दोबारा आकलन का काम 30 जून तक पूरा किया जाना है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार क्वारंटीन सेंटर्स को बढ़ाना चाहती है। इसी कड़ी में दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 500 बेड की क्षमता वाला क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। अक्षरधाम मंदिर के पास बनाए जा रहे इस क्वारंटीन सेंटर में अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। इस सेंटर में पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से आए मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली की जेलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ की 3 सेंट्रल जेलों तिहाड़, मंडोली जेल और रोहिणी जेल में अब तक 45 कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17 अब तक ठीक हो चुके हैं। उम्र कैद की सजा पाए गए कैदी की मंडोली जेल में कोरोना से मौत भी हो चुकी है। काफी समय बाद इंडिया गेट पर पहले की तरह चहल पहल नजर आने लगी है। लॉकडाउन में इंडिया गेट बंद था और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब लोग पहले की तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ पहुँचने लगे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, लेकिन वो सावधानी के साथ अपना रूटीन फिर से शुरू करना चाहते हैं। दिल्ली की नजफगढ़ में पानी को लेकर हुए विवाद में एक शख्स और उसके परिवार को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीट डाला। पिटाई की वजह से पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच की जा रही है।
तबलीगी जमात से जुड़े 34 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मामले पर जवाब मांगा था। तबलीगी जमात से जुड़े 7 देशों के नागरिकों ने गृह मंत्रालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि न तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। राजधानी दिल्ली के नेबसराय गांव में गंदगी से भरे बड़ी जौहर का गंदा पानी इलाकों के लिए आफत बन गया है। 6 सालों से लोगों को बदबूदार पानी से गुजरना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गंदे पानी के संपर्क में रहने से कैंसर हो गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुरानी जौहर 65 फीट गहरा और करीब 4 एकड़ में फैला है। दिल्ली के लोग फिर से भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। तापमान फिर से 40 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन अभी मानसून का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में हल्की बारिश और कुछ समय बादल छाए रहने की संभावना जताई है। पहले गुरुवार को दिल्ली में मानसून के आगाज की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कोरोना काल में महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा कितना पहुंचा? मुंबई में अब तक कोरोना ने कितने लोगों की ली जान? किस जेल में कैदियों को कोरोना होने से मचा हड़कंप? और क्यों मुंबई के लोगों को लग रहा है बिजली का करंट? महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 1,64,626 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,493 नए केस सामने आए हैं। खतरनाक कोरोना वायरस महाराष्ट्र में अब तक 7,429 लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र के मुंबई पर खतरनाक कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राजधानी मुंबई में है। मुंबई में अब तक कोरोना के 75,539 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 4,371 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने शनिवार को शिवसेना सरकार से सवाल किया। उसने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों को क्यों नियुक्त नहीं किया गया। AIMIM नेता जलील का ये भी आरोप है कि सदर अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण रुकता दिखाई नहीं दे रहा। अकोला जेल के 50 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला कलेक्टर के मुताबिक पीड़ितों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। कैदियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान भी की जा रही है, ताकि इससे संक्रमण को रोका जा सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को MSME से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि पापड़ मसाला तक ही वो सीमित न रहे। महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। गडकरी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। एक्टर सुशांत सिंह की मौत पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा है कि बॉलीवुड और मीडिया सुशांत की मौत का उत्सव मनाना बंद करे। सामना में लिखा गया है कि सुशांत सिंह मौत मामले में एक बात स्पष्ट है, वो ये कि ये हत्या नहीं है। सुशांत ने डिप्रेशन में घर में आत्महत्या की। सामना ने कंगना और सोनू निगम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बॉलीवुड में परिवार का नहीं अच्छे काम का डंका बजता है। मुंबई में लॉकडाउन के बाद अब महंगी बिजली से लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर मीटर की रीडिंग करने कोई नहीं आया, लेकिन लोगों को 28,000 रुपए तक का बिल मिल गया। 1,000 रुपए के बिल को लेकर लोगों की समस्या बनी हुई है। स्लम इलाके में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए मुंबई में एक स्वयंसेवी संस्था लॉकडाउन के दौरान पहल की है। जरूरतमंदों को भोजन के साथ ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई और खेल के सामान भी बांटे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 3 महीने से बच्चे घरों में बैठे हैं। पुणे में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने से जाम की समस्या पैदा हो गई है। अगले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई गई है। और हाई अलर्ट पर क्यों है यूपी की राजधानी लखनऊ? कहां ISI एजेंट के घर पर NIA ने मारा छापा। जामुन तोड़ने के विवाद में कहां चली गई जान? कहां मनचले को छेड़खानी करनी पड़ गई भारी? बिहार में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? यूपी और बिहार से जुड़ी 9 बड़ी खबरें अब देखिए टॉप 9 उत्तर प्रदेश बिहार में। यूपी के झांसी में लड़की से छेड़खानी करना एक मनचले को भारी पड़ गया। लड़की के परिजनों ने मनचले की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। समथर के बठोकर में लड़की से छेड़खानी और गाली गलौज कर रहे आरोपी को लड़की के परिवार वालों ने लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी छोटू और उसके दोस्त शिवा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
यूपी के देवरिया में जामुन तोड़ने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई। सलेमपुर के चंदौली में बच्चों की जामुन तोड़ने को लेकर दो पक्षों में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एनआईए ने वाराणसी और चंदौली में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट मोहम्मद राशिद के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एनआईए को एक मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। एनआईए की पूछताछ में मोहम्मद राशिद ने बताया कि वो पाकिस्तान में आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था और 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। सेना से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी आईएसआई को भेजने के आरोप में मोहम्मद राशिद की गिरफ्तारी हुई है। यूपी में टिड्डियों के हमले को देखते हुए लखनऊ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कृषि विभाग ने टिड्डियों से निपटने के लिए पहले से ही पेड़ों पर कीटनाशक छिड़काव की तैयारी की है। कासगंज और कानपुर में टिड्डी दल पहुंच चुका है, जिसके उन्नाव के रास्ते लखनऊ तक आने की संभावना है, जिसे देखते हुए राजधानी लखनऊ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आगरा के पिनाहट जनपद में टिड्डी दल की दस्तक से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने थाली ढोल बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश की। बसई, अरेला, मानिकपुरा, महापुर, हुसैनपुरा गांव में पेड़ों पर टिड्डियों ने डेरा डाल रखा था। लाखों टिड्डियों को मार गिराया गया। अभी राजस्थान से इनके आने की आशंका बनी हुई है। यूपी के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभल, चंदौसी, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, मोतीनगर में अगले कुछ घंटों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया था। उत्तर प्रदेश में कल से मेडिकल कॉलेजेस में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। कल से यूपी में हर दिन 25,000 कोरोना की जांच होगी। उत्तर प्रदेश में कल एक दिन में कोरोना के 598 नए मामले सामने आए थे, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य में कोरोना के करीब 7,000 एक्टिव मामले हैं, जबकि 660 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 15,000 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 244 नए मामलों के साथ बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 61 हो गई है। पिछले 24 घंटों में भागलपुर में 40 और पटना में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में बाराबंकी लौटे मजदूरों की सराहना की, जहां क्वारंटीन में रहते हुए उन्होंने कल्याणी नदी का प्राकृतिक रूप लौटाया। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग आपदा में भी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। कल्याणी नदी का काम फतेहपुर के 2 ग्राम पंचायतों मवैया और हैदरगंज में कराया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।